असेट हैं, इसमें असेट को हमने देखो, इसमें ये असेट को ट्रांसफ़र कर दिया हमने जो असेट थी, और ये जो पी एंड एल दे रखा था असेट में, देखो पी एंड एल है, बुक में देखना असेट में जो पी एंड एल है, पी एंड एल हमारा असेट में होता है, तो अब लॉस है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हमने बांट दिया, क्योंकि ये लॉस है ना, पी एंड एल हमारा असेट साइड में लॉस है, तो लॉस हमेशा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, ये मैंने 2 पी एंड एल के नाम से तीनों पार्टनर में उनकी रेशो में बांट दिया था, तो ये लॉस बट गया। अब लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। लायबिलिटी साइड में देखो क्या क्या है, अगर आप क्वेश्चन को देखें ध्यान से, ये अंजू मंजू वाला, लायबिलिटी साइड में देखो हमारे पास क्रेडिटर है, बैंक लोन है, ये जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं इनको उठाकर हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल देंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। लायबिलिटी में एक बार चेक करिएगा कि क्रेडिटर है, बैंक लोन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको पहले भी बताया कि ये एम्प्लॉयज़ का फंड होता है, फर्म के लिए ये एक्सटर्नल है, फर्म का ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फर्म इसकी पेमेंट भी करती है, ये फर्म का एम्प्लॉयज़ का फंड है, बाहर का फंड है, फर्म ने एम्प्लॉय को देना है, फर्म के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर की लायबिलिटी है फर्म के लिए, फर्म ने चुकाना है पार्टनर्स एम्प्लॉयज़ को। और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये फर्म का इंटरनल होता है, ये फर्म ने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया है, ये फर्म का इंटरनल है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन में डालेंगे ज़रूर, लेकिन ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, इसकी बाद में पेमेंट नहीं होगी इन्वेस्टमेंट आईएफआर की, इसकी पेमेंट नहीं करेगी फर्म कभी भी, याद रखना। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्सटर्नल है, इसकी फर्म पेमेंट करेगी। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो फर्म की लायबिलिटी है, फर्म को एडवांस में कमीशन मिल गया, एडवांस में फर्म ने कमीशन ले लिया, ये फर्म के लिए एक तरह से लायबिलिटी है फर्म के लिए, और ये भी फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर की लायबिलिटी है फर्म के लिए। फर्म ये एडवांस पकड़ रखा है तो फर्म ये लायबिलिटी भी चुकाएगी अपनी, और ये कैपिटल्स हैं, ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी, आप भी जानते हैं। तो अब इसको हम, ये रियलाइजेशन में हमने क्या किया कि असेट डाल दिए, अब रियलाइजेशन में हम लोग इधर क्रेडिट साइड में बाय लायबिलिटी के नाम से ये लायबिलिटीज़ डाल देते हैं, जो लायबिलिटीज़ है उनको डाल दो। जैसे आप बैलेंस शीट में देखना, क्रेडिटर गिवन है, बैंक लोन गिवन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गिवन है, ये जो तीनों, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये एक्सटर्नल है, फर्म के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर की लायबिलिटी है, फर्म इसको ट्रांसफ़र भी करेगी और बाद में पे भी करेगी। और उसके बाद इसमें आईएफआर है लायबिलिटी में, आईएफआर इन्वेस्टमेंट रिजर्व, ये जो आईएफआर है ये फर्म के लिए इंटरनल है, ये फर्म ने खुद बनाया है आईएफआर इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, ये फर्म डालेगी ज़रूर, लेकिन इसकी बाद में पेमेंट नहीं होगी, इस आईएफआर की पेमेंट नहीं होगी। उसके बाद इसमें ये कमीशन लायबिलिटी में देखिएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये कमीशन जो एडवांस, फर्म को एडवांस कमीशन मिल गया, ये भी एक्सटर्नल है, फर्म के लिए लायबिलिटी है, फर्म इस लायबिलिटी को भी चुकाएगी, फर्म ने पैसे एडवांस ले लिए, अब फर्म ये लायबिलिटी चुकाएगी, पैसा चुकाएगी अपना, डिसॉल्व हो रही है तो फर्म ये लायबिलिटी भी चुकाएगी अपनी। तो याद रखिएगा ये सारी लायबिलिटीज़ मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल दी हैं। चेक करेंगे, अमाउंट देखिएगा, क्रेडिटर है 50,000 के, बैंक लोन जो है वो 35,000 है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 15,000 रुपये दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 10,000 है, और कमीशन रिसीव्ड एडवांस जो दे रखा है वो 8,000 है। तो ये सारी लायबिलिटी हमने डाल दी और ये असेट डाल दी। और इधर कैपिटल्स भी हैं, बैलेंस शीट में देखिएगा कैपिटल भी गिवन है, तो जो कैपिटल गिवन है बैलेंस शीट में अंजू मंजू संजू की, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगी। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बीडी के नाम से कैपिटल तीनों की इधर डाल दो आप, कैपिटल तीनों की गिवन है 50,000, 50,000 और 30,000, तो वो इधर आ जाएंगी कैपिटल्स। तो ये हमने बैलेंस शीट को पूरा खाली कर दिया। अब हम एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। एडजस्टमेंट पकड़ लो अब आप इसकी। एडजस्टमेंट में देखो, सबसे पहले मैंने जो आपको बोला था वही लिखा है कि फर्म ने अंजू को रख लिया और उसे बोला 5% कमीशन देंगे, और ये भी बोला कि सारे खर्चे अंजू तू ही करेगी। तो ये पॉइंट अभी हम सॉल्व करते हैं अंजू वाला। उससे पहले नीचे के पॉइंट देखो। अब अंजू जब असेट बेचने गई, अब नीचे असेट बेचने के बारे में लिखा है नीचे। अगर आप बैलेंस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्वेश्चन देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। नीचे लिखा है अब अंजू को रखो तो अंजू ही जाकर बेचेगी ना असेट को। तो नीचे जब अंजू ने असेट बेची है, देखो ये अंजू जब असेट बेचने गई तो डेटर रियलाइज़ हुए, इसमें ना असेट बिक रही हैं अब हमारी। अच्छा ये बताओ, असेट को ट्रांसफ़र इधर करते हैं, असेट का सारा काम इधर करेंगे, असेट का जितना भी काम है वो इधर करेंगे क्रेडिट में।
क्रेडिट साइड में असेट का सारा काम करेंगे हम लोग बेटा जी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और असेट हमारी क्या हो रही हैं, सोल्ड हो रही हैं। और जब असेट बेचते हैं, जब भी असेट बेचना तो इधर बेचना, और किस नाम से बेचेंगे, बाय कैश के नाम से। आप जानते हैं असेट बिकेंगी तो पैसा आएगा, तो बाय कैश से असेट बेचने की एंट्री बाय कैश से करना। और ये अंजू ने जाकर बेची हैं, अंजू ने असेट बेची, याद रखना अंजू ने बेची हैं तो फर्म की असेट बिकी हैं, अंजू ने टेक ओवर नहीं करी, अंजू ने थोड़ी नहीं है ये जो अंजू के नाम से एंट्री थोड़ी होगी, अंजू ने टेक ओवर नहीं करी, अंजू ने असेट को मार्केट में बेचा, मार्केट में जा जाकर बिकी हैं, तो वो तो अंजू की ड्यूटी लगाई थी, वो गई थी बेचने, तो बेची हैं तो कैश आएगा ना, फर्म में कैश आएगा। तो देखो क्या क्या फर्म की असेट बिकी हैं, इसमें लिखा है डेटर बिके हैं, फर्म के जो डेटर हैं वो 60,000 में सोल्ड हुए हैं, और फर्म का स्टॉक है वो 35,500 में सोल्ड हुआ है फर्म का स्टॉक, और फर्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो सोल्ड हुई है आपकी 16,000 में, और फर्म का जो प्लांट है, फर्म का जो प्लांट है वो 90% में सोल्ड हुआ है, 90% ऑफ बुक वैल्यू, 90% बुक वैल्यू मतलब जितने का है, प्लांट 50,000 है, 50,000 का 90% निकाल लो, 50,000 का 90% 45, तो वो प्लांट 45,000 में बिका है, ये फर्म की असेट बिकी है 45,000, 50,000 का 90%, तो ये फर्म की असेट जो है वो सोल्ड हुई हैं। आप चेक कर सकते हैं फर्म की ये 4 असेट बिकी हैं, ये सब क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, ईजी सा पॉइंट है, फर्म की ये असेट सोल्ड हुई हैं, और ये बेची अंजू ने जाकर है लेकिन मार्केट में बिकी हैं तो पैसा आएगा, तो बाय कैश के नाम से, तो फर्म की ये असेट सोल्ड हुई हैं, तो ये हमने एंट्री इधर कर दी। अच्छा, ये फर्म की जो असेट बिकी हैं तो ये पैसा आया है, तो ये वाली एंट्री कैश अकाउंट में भी जाएगी ना, क्योंकि ये बेची हैं तो कैश आया, तो इसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ होगी, कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, इधर टू रियलाइजेशन के नाम से, इधर टू रियलाइजेशन के नाम से कैश के डेबिट में लिख देना, और नीचे एक ही बार लिख दो असेट सोल्ड, कि फर्म ने असेट बेची, अलग अलग नाम मत लिखो, बस ये लिख दो असेट, ये फर्म ने अपनी असेट बेची है ना, तो ये कैश अकाउंट में आएंगी टू रियलाइजेशन। और हाँ, इनका टोटल कर लो, असेट कितने की बिकी, इनका टोटल करके, पूरा इनका टोटल कर लो, और टोटल करके यहाँ लिख दो कितने की सोल्ड हुई है कैश अकाउंट में, जितना कैश में पैसा आया वो इधर लिख दो। देखो ये टोटल कर लेते हैं हम लोग, जैसे ये टोटल आ रहा है आपका 45, 35, 80 और 60, 140, ये इसका टोटल है 156,500। अगर इसका टोटल करोगे तो आपको पता लगेगा ये 156,500, यानी कि जो असेट बिकी हैं इतने की बिकी हैं, 1,56,500 फर्म की जो असेट बिकी हैं इतने की बिकी हैं। अब आपको ये भी मालूम है, अब अंजू का पॉइंट कर लेते हैं, ये फर्म की असेट बिक गई ना, अंजू को क्या बोला गया था, अंजू को ये बोला गया था कि भाई तेरे को 5%, आप बताइए, अंजू को 5% कमीशन बोला था ना, फर्म ने उसको रखा और उसको बोला 5% अंजू को कमीशन देना था, ये इसका देंगे 5%, जितने की असेट बिकी है 156,500, तो इसका 5% निकाल लो। अब मैं निकाल के दिखाता हूँ, 156,500 का 5% निकाल लो आप, इसका 5% कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7825, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 7825 आएगा, इसका 5% मैंने निकाला, तो ये जो 7825 आ रहा है ना, ये 7825 जो है वो फर्म क्या करेगी, फर्म अंजू को, ये अंजू को कमीशन देना है, फर्म ने अंजू को ये कमीशन देना है 7825। मैं इसके बारे में आपको एक बात बता दूं, नेक्स्ट पेज पर, अब फर्म ने जो अंजू को कमीशन देना है ना वो 7825 देना है, और फर्म ने ये जो अंजू को 7825 कमीशन देना है, फर्म के लिए ना यही फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस है, फर्म के लिए तो रियलाइजेशन एक्सपेंस यही है, फर्म कहेगी मेरे तो यही रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो फर्म के लिए ये 7825 रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना, तो फर्म अपने रियलाइजेशन एक्सपेंस कहाँ दिखाती है बताओ, फर्म अपने जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है, फर्म के डिसोल्यूशन एक्सपेंस यही है असली में, तो फर्म अपने रियलाइजेशन एक्सपेंस डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहाँ दिखाती है, फर्म अपने ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाती है, फर्म के लिए तो यही रियलाइजेशन एक्सपेंस है 7825, तो फर्म अपने खर्चे कहाँ दिखाएगी, फर्म ये रियलाइजेशन के खर्चे कहाँ दिखाएगी, फर्म के ये खर्चे हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट में दिखाती है, लेकिन फर्म अंजू को दे रही है, इस बार फर्म खुद नहीं खर्च रही, खुद थोड़ी दे रही है, अंजू को दे रही है, तो फर्म ये अंजू को दे रही है तो ये अंजू कैपिटल के नाम से आ जाएंगे, फर्म के लिए यही रियलाइजेशन एक्सपेंस है, और ये फर्म अंजू को दे रही है तो अंजू कैपिटल के नाम से आ जाएंगे। और हाँ, ये एंट्री मैंने यहाँ तो कर दी, अब ये फर्म ने अंजू को दी है तो ये एंट्री एडजस्टमेंट है, 2 बार जाएगी, तो ये फर्म ने अंजू को दी है तो ये अंजू के कैपिटल अकाउंट में भी तो जाएंगे, क्योंकि फर्म ने पार्टनर अंजू को दी है, तो ये डेबिट है ना, तो ये अंजू के कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएंगे, अगर कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करोगे तो डेबिट है ना ये,
तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ये जो अंजू को कमीशन दिया है 7825, ये अंजू में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एंट्री बाय रियलाइजेशन से होगी। यहाँ बाय रियलाइजेशन और अंजू को जो कमीशन दिया ये 7825 की एंट्री है जो फर्म ने उसको दिया। फर्म के खर्चे हैं, फर्म अपने रियलाइजेशन में दिखाएगी, और अंजू को दिया तो अंजू के कैपिटल अकाउंट में भी आएंगे बाय रियलाइजेशन। नाम उल्टा आ रहा है यहाँ पे। और हाँ, अब आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में आगे लिखा है जो एक्चुअल में हुए, देखो मैं एक्चुअल वाले भी आपको दिखा दूँ, जो एक्चुअल में हुए हैं क्वेश्चन में ये गिवन है, जो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस गिवन है ना वो 7500 गिवन है। ये एक्चुअल वाले भी गिवन है, लेकिन ये जो एक्चुअल वाले हैं ना, ये क्वेश्चन में पहले ही कंडीशन लगा दी थी। क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि ये जो एक्चुअल वाले 7500 खर्चे हैं ये किसने बॉर्न करने थे। ये एक्चुअल वाले तो अंजू ने ही बॉर्न करने हैं। ये एक्चुअल वाले जो एक्सपेंस है ना, ये एक्चुअल वाले अंजू ने ही बॉर्न करने हैं। और क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि अंजू ने करे, ये भरे या नहीं भरे। अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है ना, तो ये अंजू ने ही बॉर्न करने थे। हम यही सपोज करेंगे कि ये अंजू ने ही अपनी पॉकेट से भरे। तो ये एक्चुअल वाले 7500 अंजू ने अपनी पॉकेट से ही पे करे। हम यही सपोज करेंगे कि अंजू ने भरने भी उसने थे और अंजू ने अपनी पॉकेट से करे। तो इस 7500 की ना हम पूरे क्वेश्चन में कोई एंट्री नहीं करेंगे, कोई एंट्री नहीं होगी इसकी, क्योंकि ये अंजू को ही भरने थे, अंजू ने भर दिए। तो हमारा फर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, फर्म का इस 7500 से। तो इस 7500 की हम कोई एंट्री क्वेश्चन में नहीं पास करेंगे, पूरे क्वेश्चन में यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगली एंट्री देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कमीशन की बात कर रहा है। जो कमीशन एडवांस है ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। फर्म ने एडवांस कमीशन ले रखा 8000, फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो लिखा है कमीशन जो एडवांस मिला था ना फर्म को, फर्म ने उसे वापस कर दिया। फर्म के लिए लायबिलिटी है तो फर्म ने लायबिलिटी चुका दी। फर्म ने इस कमीशन को वापस कर दिया आफ्टर डिडक्टिंग 3000। मतलब कि फर्म ने 8000 पे कमीशन एडवांस लिया था काम करने का। अब फर्म काम नहीं करेगी, फर्म बंद हो गई। फर्म बंद हो गई तो फर्म काम क्या करेगी, फर्म काम तो करेगी नहीं। तो फर्म ने 8000 किसी से पकड़ा हुआ है, तो फर्म अब काम नहीं करेगी। फर्म क्या करेगी, ये जो 8000 है ना कस्टमर को वापस कर देगी। फर्म ये लायबिलिटी अपनी चुका रही है, लेकिन फर्म पूरे 8000 वापस नहीं कर रही, 3000 काट के आफ्टर डिडक्टिंग, क्योंकि कुछ काम कर दिया होगा, थोड़ा बहुत काम कर दिया होगा, तो 3000 इसमें से डिडक्ट करके फर्म वापस कर रही है ये कमीशन। तो 3000 काटने के बाद कितना बचा, 5। तो फर्म ये कमीशन 5000 वापस कर रही है। 3000 काटने के बाद 5000 फर्म इसको वापस कर रही है। तो ये फर्म की लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का काम कहाँ होगा, इधर होगा। लायबिलिटी का सारा काम इधर होता है, और फर्म ये लायबिलिटी चुका रही है टू कैश के नाम से। फर्म अपना ये कमीशन जो है, ये जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये फर्म वापस कर रही है 5000। फर्म अपनी लायबिलिटी, ये फर्म ने अपनी लायबिलिटी चुका दी, और फर्म लायबिलिटी चुकाएगी तो कैश से एंट्री होगा यहाँ। ये फर्म ने अपनी लायबिलिटी को पे कर दिया, 5000 वापस करा है 3000 काटने के बाद। क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ लेना, 8000 का कमीशन है, 5000 वापस करा है। तो ये फर्म ने अपनी लायबिलिटी चुकाई है, इधर आएगा टू कैश से। और आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में फर्म की और लायबिलिटीज़ भी दे रखी हैं, और एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो नज़र आएगा। एक फर्म को 8500 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है। फर्म को 8500 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। फर्म की कोई सैलरी रहती थी आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है 8500 रुपये, फर्म को ये भी चुकानी है। ये पता है क्या चीज़ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये फर्म को जो 8500 रुपये सैलरी चुकानी है ना आउटस्टैंडिंग फर्म के लिए, ये फर्म की लायबिलिटी है। फर्म की ये लायबिलिटी है कि फर्म को 8500 देने हैं सैलरी के। लेकिन ये फर्म की लायबिलिटी पता है कैसी है, अनरिकॉर्डेड। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो इसकी ये वाली लायबिलिटी, ये जो फर्म की लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग, ये जो फर्म की लायबिलिटी है अनरिकॉर्डेड है। क्योंकि ऐसी आउटस्टैंडिंग फर्म ने जो 8500 सैलरी चुकाई है, ऐसी लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है। फर्म की ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं गिवन है। अगर आप ध्यान देते हो तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी गिवन नहीं है। तो कैसी लायबिलिटी हुई, ये फर्म की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, जो फर्म को अभी पता लगी। तो फर्म की ऐसी कोई लायबिलिटी पता लगे ना तो फर्म उसको भी पे कर देती है। फर्म ने बस ये लायबिलिटी पे कर देनी है। यहाँ पे जिधर लायबिलिटी चुकाते हैं ये टू कैश से, एक ही बार कैश लिखना, बस नीचे लायबिलिटी चुकाते जाना। एक ही बार लिखते हैं कैश, बार बार थोड़ी, बस लायबिलिटी चुकाते जाओ।
ये फर्म अपनी लायबिलिटी चुका रही है अनरिकॉर्डेड वाली, और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी का यही करते हैं, चुका देते हैं, बस लायबिलिटी को चुका देते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते, बस सीधा चुका दो लायबिलिटी को। और आगे देखो एक फर्म की और लायबिलिटी है, एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना है, एडजस्टमेंट पढ़ लेना। फर्म की एक और लायबिलिटी है, फर्म ने कंपनसेशन देना है 17,000 रुपये का एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉय को फर्म ने कंपनसेशन देना है। ये जो अगली 17,000 पढ़ रहे हो ना, ये फर्म ने कंपनसेशन लायबिलिटी देनी है ना एम्प्लॉय को, ये भी फर्म की अनरिकॉर्डेड है। जो अगली पढ़ रहे हो 17,000, ये भी फर्म की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। फर्म को कंपनसेशन देना पड़ा, किसको? अपने कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉय, फर्म को अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना पड़ा, ये भी फर्म की लायबिलिटी है, जो फर्म को अभी पता लगी अनरिकॉर्डेड है ये भी। तो फर्म अपनी ये दोनों लायबिलिटियाँ चुका देगी, अनरिकॉर्डेड है, बस सीधा टू कैश से पे कर देना, लायबिलिटी चुका देना, ये दोनों अनरिकॉर्डेड है, फर्म ने अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया। इसके बाद आगे देखिएगा, एक फर्म की 20,000 रुपये फर्म ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड चुकाया है। आगे एडजस्टमेंट में लिखा है फर्म ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड चुकाया 20,000 का, 20,000 का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ये फर्म ने। अच्छा, ये जो नीचे लिखा है कि फर्म ने 20,000 रुपये अपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं प्रोविडेंट फंड के, लेकिन ये जो फर्म ने 20,000 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया ना, ये फर्म की लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड नहीं है, ये तो फर्म की रिकॉर्डेड लायबिलिटी है। ये देखो, ये तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो था ना, यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना था? 15,000 था। 15,000 फर्म ने लायबिलिटी, फर्म की लायबिलिटी कितनी थी ईपीएफ की? 15,000। ये फर्म का कैसी लायबिलिटी थी? एक्सटर्नल, फर्म ने चुकाना था, लेकिन लायबिलिटी 15 की थी, और फर्म को ये लायबिलिटी तो चुकानी थी ना एम्प्लॉयज़ की, तो फर्म ने ये लायबिलिटी चुका दी, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा है 20,000 में। फर्म ने एम्प्लॉयज़ को फंड दिया 20,000, तो फर्म अपनी लायबिलिटी 20,000 में चुका रही है। तो कोई नहीं, जितने में चुका रही है उतने से कर दो। अब वो 15,000 की है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर कितनी है, जितने में चुका रही है उससे हो जाएगी। लेकिन ये फर्म की लायबिलिटी जो फर्म ने एम्प्लॉयज़ की चुकाई है ना, ये रिकॉर्डेड है, ये पहले से है फर्म की लायबिलिटी जो फर्म ने चुकाई है, और फर्म ये लायबिलिटियाँ सारी पे कर रही है। तो अगर लायबिलिटियाँ पे हो रही हैं तो कैसे ही एंट्री होगा ना इधर रियलाइजेशन के डेबिट में। ये फर्म अपनी सारी लायबिलिटियाँ चुका रही है, ईपीएफ भी चुका दिया फर्म ने, ये लायबिलिटीज़ पे हो गई। अब एडजस्टमेंट देखो तो ख़त्म हो गई हैं, आप चेक करो, एडजस्टमेंट ख़त्म है, एडजस्टमेंट पूरी हो गई हैं। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको ना, आपने अगर मेरे इंट्रोडक्शन देखे हैं, शुरू की डिसोल्यूशन देखा है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी सबको, ये लायबिलिटी फर्म ने चुका दी, एडजस्टमेंट ख़त्म, एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब क्वेश्चन हो जाए, मैंने आपको ये बताया था अपने मीटिंग्स में कि फर्म अपनी सारी लायबिलिटी पे करती है। मैंने कहा था जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए ना, जैसे अब हो गया क्वेश्चन, एडजस्टमेंट ख़त्म, एक बार मैंने कहा था ये ज़रूर चेक करा करो, एक बार ये ज़रूर चेक करा करो कि फ़र्म ने अपनी सारी लायबिलिटी पे कर दी है। क्या फ़र्म ने अपनी सारी लायबिलिटी पे कर दी है या अभी कोई रहती है? ये क्वेश्चन जब ख़त्म हो जाए, एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद एंड में एक बात चेक करो, हैबिट बनाओ, गलती हो जाएगी। क्या हैबिट बनानी है? कि फ़र्म अपनी सारी लायबिलिटी पे कर चुकी है या नहीं पे कर चुकी लायबिलिटी सारी। अगर आप ध्यान दो तो इधर रियलाइजेशन के क्रेडिट में देखो, ये क्रेडिटर और बैंक लोन है, क्रेडिटर और बैंक लोन। ये क्रेडिटर और बैंक लोन कौन है? फर्म की लायबिलिटी है। फर्म ने ये दोनों, बैंक लोन और क्रेडिटर फर्म की लायबिलिटी है, फर्म ने ये दो लायबिलिटियाँ भी तो चुकानी है। लेकिन इन क्रेडिटर बैंक लोन के बारे में चेक करो, एडजस्टमेंट में कुछ लिखा ही नहीं, इसके बारे में तो एडजस्टमेंट में लिखा ही नहीं कि फर्म ने इनको चुकाया या नहीं चुकाया। तो ये फर्म की कैसी लायबिलिटी है जो फर्म को इनके बारे में एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, लेकिन इनके बारे में नहीं भी गिवन, तो फर्म की लायबिलिटी तो है ना। ये कौन सी वाली है? एक्सटर्नल, बाहर वाली। तो फर्म ये लायबिलिटी भी चुकाएगी। ये चुप कर रहा है, साइलेंट है इसके बारे में, लेकिन फर्म ये लायबिलिटियों को भी पे करेगी। क्यों नहीं पे करेगी? फर्म को अपनी सारी लायबिलिटी चुकानी पड़ती है डिसोल्यूशन के टाइम, तो फर्म ये वाली लायबिलिटी भी चुकाएगी। ये जानबूझ के छोड़ रहा है ताकि बच्चे गलती कर जाएं, ताकि ये भूल जाएं कि इनको चुकाना था। मैंने बताया था कि ये फर्म अपनी लायबिलिटी चुकाती है एक्सटर्नल वाली, तो ये इन्होंने नहीं बताया, तो इनको भी फर्म चुकाएगी, क्रेडिटर और बिल पेबल को। तो इसकी एंट्री भी यहीं पे ही आप कर दो, क्रेडिटर एंड बिल पेबल के नाम से, इसकी एंट्री भी यहीं होगी, क्रेडिटर और बिल पेबल। फर्म अपनी ये लायबिलिटी भी पे करेगी और सेम अमाउंट से पे कर देना। अगर क्रेडिटर 50 के हैं तो फर्म 50 ही चुका देगी, और बिल पेबल नहीं है, सॉरी बैंक लोन है, बैंक लोन है सॉरी, तो ये बैंक लोन कर देते हैं। तो ये बैंक लोन जो है ये भी फर्म चुकाएगी 35,000 का, तो 35,000, तो फर्म अपनी ये सारी लायबिलिटी यहाँ पर पे ऑफ करेगी। ये फर्म ने अपनी लायबिलिटी सारी पे ऑफ कर दी है।
अब जाके ये हमारा ये रियलाइजेशन पूरा हो गया। इसमें सारी लायबिलिटी फर्म ने चुका दी है। ये कमीशन से लेकर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 2 अनरिकॉर्डेड थी, बाकी सारी रिकॉर्डेड है। ईपीएफ, क्रेडिटर, बैंक लोन सब रिकॉर्डेड हैं। तो फर्म अपनी सारी लायबिलिटीज़ को पे कर चुकी है। और ये इधर देख लो, ये आईएफआर है, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जो आईएफआर है ये तो इंटरनल है, फर्म का खुद का, इसकी फर्म पेमेंट नहीं करती, कहीं इसको भी चुकाने लग जाओ। ये आईएफआर की फर्म पेमेंट नहीं करेगी, आईएफआर की, क्योंकि ये फर्म का खुद का है, इसकी नहीं करेगी पेमेंट, ये बस ट्रांसफ़र करके भूल जाओ। तो ये फर्म ने अपनी सारी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया। अच्छा, इसमें कोई लायबिलिटी आपने देखा कोई पार्टनर ने नहीं ली, सारी लायबिलिटी फर्म ने चुका दी। तो ये जितना फर्म ने चुकाया है तो फर्म का कैश भी तो गया है। तो ये एंट्री लायबिलिटी चुकाने की दूसरी बार कहाँ होगी बताओ? ये फर्म ने लायबिलिटी चुकाई है तो फर्म का कैश गया होगा ना। तो ये वाली जो लायबिलिटी चुकाई है इसकी एंट्री बताओ, ये जितनी लायबिलिटी चुकाई हैं इसकी एंट्री कैश अकाउंट में भी तो होगी, कैश अकाउंट के क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन से रियलाइजेशन अकाउंट फर्म ने अपनी लायबिलिटी पे करी हैं। तो यहाँ पे टोटल लिख देना, एक काम करना, यहाँ पे टोटल लिख देना, टोटल लिख देना फर्म ने अपनी कितनी लायबिलिटी पे ऑफ करी है, टोटल। ये सारी लायबिलिटी इनका टोटल कर लो, फर्म ने कितनी लायबिलिटी चुकाई है अपनी, ये आपका इसका टोटल कर लो। 17 और 5 22 और 8 30 और 20 50 और 50 1,35,500। देखो दोबारा टोटल करके देख लेना, अगर मैं गलत हूँ नहीं हो तो टोटल कर लो एक बार। ये 22 30 50 50 1,01,35 और ये 8,500 ये बच गए, 1,35,500 आ रहा है मेरा टोटल। फर्म ने अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है, ये क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया है। रियलाइजेशन बन गया, कैपिटल बन गया, कैश बन गया, सब कुछ हो चुका है। इस सवाल में पूरा कंप्लीट है। बस अब इसमें करना क्या है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में से डेबिट घटाना है और ये रियलाइजेशन में अब हमें वो निकालना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। ये बड़ा टोटल करो, क्रेडिट का कर लो, डेबिट का माइनस करके इसमें रियलाइजेशन का वो निकालेंगे, प्रॉफिट हुआ या लॉस, जो भी होगा वो पार्टनर में बांट देना और रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के यहाँ ले आना कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ कैपिटल अकाउंट में तीनों की फाइनल पेमेंट आ जाएगी और जो फाइनल पेमेंट आएगी उसको कैश अकाउंट में ले आएंगे और टोटल कर देंगे, इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है हमारा। बस इसकी फाइनलाइजिंग करनी है। आप रियलाइजेशन का टोटल कर लो और इसको कंप्लीट कर लो, बस अब आप क्वेश्चन पूरा हो चुका है हमारा।